बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। बच्चे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम क्या है। ये आपने चैप्टर में बिल्कुल वेरी फर्स्ट पे आपने पढ़ा था। जो मेन फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो ये है कि ये फूड मालिक्यूल को बिल्कुल छोटे छोटे मालिक्यूल्स के अंदर तोड़ता है ताकि हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर सके और इससे एनर्जी हासिल कर सके और ग्रोथ हो सके और सेल की रिपेयरमेंट हो सके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेक्शन। मतलब सबसे पहले हम खुराक को मुंह के अंदर लेके जाते हैं, फिर डाइजेशन होती है, फिर न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन होती है और फिर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ सलाइवा इन माउथ। के माउथ के अंदर जो सलाइवा है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बच्चे जब हम खुराक को चबाते हैं तब जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं ये सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, अपनी सिक्रीशन फूड के साथ मिक्स करते हैं जिसे हम सलाइवा कहते हैं इन टू ओरल कैविटी। सलाइवा के अंदर क्या होता है, वाटर होता है और म्यूकस होता है जो कि क्या करता है, फूड को मॉइस्ट करता है और उसको लुब्रिकेट करता है। सलाइवा के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस मौजूद होते हैं जो कि ओरल कैविटी के अंदर बफर के तौर पर काम करते हैं। देन थियोसाइनेट आयंस मौजूद होते हैं जो कि हम कोई भी फूड खाते हैं तो उसमें किसी किस्म का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो ये उसको मार देते हैं। उसके बाद फ्रेश सलाइवा की जो पीएच होती है ये बेसिक होती है, अल्कलाइन होती है जो कि 8 होती है। जैसे ही ये मतलब प्रोड्यूस होती है तो इसमें के अंदर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये क्विकली लूज हो जाती है जिसकी वजह से इसकी पीएच कम होकर 6 हो जाती है। सलाइवा के अंदर और क्या मौजूद होता है, एंजाइम मौजूद होता है। उस एंजाइम का क्या नाम है, सलाइवरी अमाइलेज। इसका काम होता है कि पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में पार्शली डाइजेस्ट कर देना। मींस माउथ के अंदर किसकी डाइजेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ रोल ऑफ टंग इन द माउथ। के माउथ के अंदर जो हमारी ज़ुबान है उसका क्या रोल है। ड्यूरिंग swallowing द टंग मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ। मतलब हमारे जो माउथ का रूफ होता है उसके अगेंस्ट हमारी जो ज़ुबान होती है वो आगे पीछे जो होती है वो क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है ताकि हम जब खाना खा रहे होते हैं निगलने में उसको हमारी हेल्प करते हैं। ड्यू टू इट इसकी वजह से, टंग की वजह से जो बोलस बनता है ये ओरल कैविटी से पीछे की तरफ मूव करता है। द सॉफ्ट पैलेट इज़ आल्सो रेज्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ फेरिंग्स। जो हमारी फेरिंग्स की बैक वॉल होती है, जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसके अगेंस्ट जो होता है वो उठ जाता है। दीज मूवमेंट क्लोज द पैसेज बिटवीन नेजल कैविटी एंड फेरिंग्स। तो फिर ये सॉफ्ट पैलेट क्या कर देता है, नेजल कैविटी और फेरिंग्स के दरमियान का जो पैसेज होता है इसको क्लोज कर देता है और हमारी माउथ के अंदर से जो फूड होती है ये हमारी फूड पाइप के अंदर जाती है, विंड पाइप के अंदर नहीं जाती। उसके बाद बच्चे आता है कि व्हाट इज़ रोल ऑफ एपिग्लॉटिस प्ले ड्यूरिंग स्वॉलिंग। जब हम खुराक को हमारा जो खाना होता है, खुराक जो हम उसको डाइजेशन के लिए चबाने के बाद थोड़ा आगे फूड पाइप में जब जा रही होती है तब एपिग्लॉटिस का क्या रोल होता है। बच्चे एपिग्लॉटिस जो होता है ना एक कार्टिलेज का बना हुआ ढक्कन टाइप होता है। ये क्या करता है, जब हम स्वालिंग कर रहे होते हैं टंग अपवर्ड और बैकवर्ड मूव कर रही होती है, इसकी वजह से जो बोलस होता है यूरल कैविटी के पीछे जाता है, सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो फेरिंग्स की वॉल के बैक साइड पे उठ जाता है। इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, नेजल कैविटी और फेरिंग्स के दरमियान जो रास्ता होता है ये क्लोज हो जाता है। ये बात सारी यहाँ की यहाँ ही लिखी हुई है। इसी वक्त क्या होता है, जो लेरिंग्स होता है ये ऊपर की तरफ मूव करता है और एपिग्लॉटिस को नीचे की तरफ, एंड इट लोअर्स एपिग्लॉटिस, जिसकी वजह से क्या होता है जो ट्रैकिया हवा वाले पाइप की जो ओपनिंग होती है ये क्लोज हो जाती है। इस तरीके से जो बोलस होता है वो ट्रैकिया के ऊपर से गुजर कर एसोफेगस के अंदर एंटर हो जाता है। बच्चे इसका बहुत अहम रोल है। आप अक्सर सुनते हैं कि ज़रा सा भी कुछ लोगों की डेथ इस वजह से हो जाती है कि खाना खाते हुए क्या होता है, ज़रा सा खुराक का ज़रा
सांस वाली नाली में चला जाता है तो उनके सांस रुक जाती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एपिग्लॉटिस इसमें बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है, जिसके ज़रिए से जो हवा वाले पाइप की जो ओपनिंग होती है ये क्लोज़ ये कर देता है, ऊपर ढक्कन टाइप ये आ जाता है और ये फिर हमारी खुराक जो होती है सिर्फ फूड पाइप में जाती है। उसके बाद बच्चे हमारे पास आता है व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस हमारे मैदे के अंदर पाया जाता है। इसकी कंपोजिशन क्या है, मतलब इस जूस में क्या क्या शामिल होता है। इसमें मौजूद होता है बच्चे म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन। म्यूकस सबसे पहले क्या है, ये एक थिक सी सिक्रीशन होती है, मतलब घनी सी होती है सिक्रीशन, जो कि कवर करती है स्टमक की अंदरूनी जो दीवार होती है उसको, और ये इसको प्रोटेक्ट करती है HCl के बुरे असरात से, क्योंकि ये एसिड है तो एसिड उसकी दीवारों को क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, और जो हजम करने, अब देखें बच्चे ये क्वेश्चन तो रेज होता है ना कि हम कोई भी खुराक खाते हैं तो वो हज़म होती है, दैट्स मीन गोश्त खाते हैं तो वो भी तुम्हारे मैदे में जाके हज़म हो जाता है ना। तो अब जो मैदा हमारा होता है वो भी तो मस्कुलर ऑर्गन होता है, वो भी मतलब गोश्त होता है। तो जो एंजाइम हमारे उस गोश्त को हज़म करते हैं मैदे के अंदर जो हम खाते हैं, तो वो मैदे की भी तो दीवारों को हज़म कर सकते हैं ना। तो इसलिए क्या होता है, ये जो म्यूकस होता है उसको डाइजेस्ट होने के लिए से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि अगर वो डाइजेस्ट हो जाए तो हमारे मैदे में सुराख, अल्सर हो सकता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये स्टमक के अंदर जो कंटेंट मौजूद होता है उसकी पीएच को एडजस्ट करता है 2 to 3। HCl उसके अलावा जो हमारी फूड होती है उसको नरम भी करता है, और पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मारता है। पेप्सिनोजिन क्या है, ये प्रोटीन, मैदे के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। बच्चे मैंने आपको पहले बताया है कि माउथ के अंदर जिस चीज़ की डाइजेशन होती है वो कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। अब दूसरी बात कि मैदे के अंदर ज़्यादातर डाइजेशन किस चीज़ की होती है बच्चे, प्रोटीन की। अब आगे है वाई द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंपॉर्टेंट इन द स्टमक। बच्चे ये यही बात है जो अभी मैंने आपको बताई है। और उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन बोलस और कायम। बोलस किसे कहते हैं और कायम किसे कहते हैं। बच्चे बोलस उससे कहते हैं कि जब हमारे दांत चबाते हैं, हमारे दांतों के ज़रिए हम खुराक को चबाते हैं और फिर हमारी जो सलाइवा होती है उसके ज़रिए जो हमारी खुराक मज़ीद नरम होती है मुंह के अंदर, तो वो नरम होने के बाद जो एक फूड का मैस बन जाता है छोटा सा नरम सा, उसको हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। और कायम किसे कहते हैं, तकरीबन जब हम खाना खाते हैं तो 3 से 4 घंटे जब गुजर जाते हैं तो स्टमक कंटेंट हैव बीन सफिशिएंटली मिक्स्ड एंड आर सेमी लिक्विड एसिडिक मैस कॉल्ड का है। मतलब ये जब स्टमक के अंदर हमारी खुराक सारी मिक्स वगैरह हो जाती है तो ये ऐसे थोड़ा लिक्विड टाइप बना देती है, तो उस वक्त हम उसके क्या कह रहे होते हैं, कायम कह रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गन है जो बाइल को प्रोड्यूस करता है और इसका काम क्या है। बाइल को बाइल जो सिक्रीशन है ये कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर प्रोड्यूस करता है। ये रिलीज़ होने के से पहले गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, जब चाहिए होता है फिर गाल ब्लैडर इसको रिलीज़ कर देता है। इसका फंक्शन ये होता है कि बाइल के अंदर साल्ट मौजूद होते हैं जो कि फ़ैट्स की ब्रेक डाउन करते हैं, फ़ैट्स को छोटे छोटे दानेदार शक्ल में इसको तोड़ देते हैं। These droplet provide large surface area for effective action of lipid digestive enzyme। फिर ये फैट पे लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम ने आकर एक्ट करना होता है। जब ये छोटे छोटे दाने बन जाते हैं तो फिर ये इजीली उसको डाइजेस्टिव एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करके उसको तोड़ के बिल्कुल उसको हज़म करवा सकते हैं। दैन क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन क्या है कि मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। मतलब जब हम मैकेनिकली कोई केमिकल नहीं यूज़ करते, जब हम दांतों के ज़रिए जो है वो खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं तो उससे हम कहते हैं फिजिकल डाइजेशन। और केमिकल डाइजेशन वो होती है कि अगर हम कोई एंजाइम जैसे सलाइवा फूड की ब्रेक डाउन करवाता है कुछ, तो उसे हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। फिजिकल डाइजेशन के अंदर प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व होता है, जब दांतों के जरिए हम उसको तब चबाते हैं तो उसे हम चीविंग मेस्टिकेशन कहते हैं। चर्निंग इन द स्टमक, मैदे के अंदर जो मैदे की दीवारें होती हैं वो इस तरीके से खुराक को कर रही होती हैं, चर्न कर रही होती हैं। और सेगमेंटेशन इन इंटेस्टाइन। जबकि केमिकल डाइजेशन क्या होता है कि एंजाइमेटिक एंजाइम मतलब अमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ये कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है, ये प्रोटीन पे एक्ट करता है, ये लिपिड पे एक्ट करता है। और रिएक्शन विद डाइजेस्टिव जूसेस जो स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं उनके साथ जो खुराक खत्म होने में हेल्प करते हैं वो केमिकल कहलाता है। अब फिजिकल डाइजेशन किधर किधर होती है, माउथ में होती है, स्टमक में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। केमिकल डाइजेशन भी माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। एग्जाम्पल क्या है, खुराक का चबाना, स्टमक का
मिक्स करना फूड को इनटू काइम, मतलब वो एक जो स्लरी सी बना देता है वो उसमें। और इसके एग्जांपल में क्या आता है कि स्लाइवा क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट से मुराद होती है एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए फ़ैट के बड़े बड़े मालिक्यूल्स को छोटे छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, जो इक्वल इन ताकि मतलब वो सारे एक ही साइज़ के होते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। इसकी वजह से जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है, तो ये फिर जो लाइपेज एंजाइम होता है इन सब पे इजीली एक्ट कर सकता है। ये जो अमल होता है ये ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और इसको एमल्सिफिकेशन करवाने में हेल्प कौन कर रहा होता है, बाइल हेल्प कर रहा होता है, जो कि लिवर के ज़रिए प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर का काम क्या है। बच्चे ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है बहुत अहम रोल प्ले करता है डाइजेशन में, बाय एक्टिंग एज अ वॉल दैट कंट्रोल द पैसेज ऑफ काइम फ्रॉम द स्टमक टू द इंटेस्टाइन। बच्चे जब खुराक मैदे से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही होती है ना, तो यहाँ पे एक क्या लगा होता है, वॉल लगा हुआ होता है, जो कि क्या करता है उसको उससे गुजर के ये क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक को भेजती है। ये जब गुजरनी होती खुराक तब ये वॉल खुलता है, अदरवाइज ये बंद रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डू विलाई एंड माइक्रोविलाई हेल्प इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे क्वेश्चन है। ये 9th क्लास में जब आपका डाइजेशन वाला चैप्टर था ना, तब भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन पे लॉन्ग क्वेश्चन भी तब भी बहुत आता था, और अभी भी ऐसे ही चांसेस हैं। हाउ डू यू अच्छा, इसमें क्या है कि जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की सेक्शंस होते हैं ना, जिजुनम और इलियम, इसकी जो अंदर वाली वॉल्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर सर्कुलर फोल्ड्स बने हुए होते हैं। ये फोल्ड, इन फोल्ड्स के पास बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें हम विलाई कहते हैं। हर जो एक विलाई को हम विलस कहते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, और वेजल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद है, जिसे हम लैक्टियल भी कहते हैं। ये जो ब्लड कैपिलरीज और लैक्टियल है, ये कवर्ड होती हैं सिंगल सेल थिक एपिथेलियम से। ये जो एपिथेलियल सेल होता है विलाई का, इसके पास बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम मतलब ये विलाई से बहुत छोटे होते हैं, इन्हें हम माइक्रोविलाई कहते हैं। तो ये क्या कर लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए क्या कर लेते हैं, इसको बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा जो होते हैं खुराक के अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं, और ब्लड फिर हमारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बच्चे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे मेन काम ये है कि ये पानी की एब्जॉर्प्शन करवाता है और साल्ट की एब्जॉर्प्शन करवाता है। उसके अलावा विटामिन के की एब्जॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड, मतलब ब्लड के अंदर ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, एब्जॉर्ब हो रही होती हैं इंटेस्टाइन से निकल कर। व्हाट काजेज जॉन्डिस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो जॉन्डिस है मतलब यरकान, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किन वजह से होता है। कहते हैं अगर हमारे पास जो बाइल पिगमेंट है आर प्रिवेंटेड फ्रॉम लीविंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब ये जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से नहीं निकलता बाइल पिगमेंट, तो ये हमारे खून के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमें यरकान वगैरह हो जाता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज स्ट्रेस नेगेटिवली इम्पैक्ट डाइजेशन। मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको खाना पीना भी कोई भी हज़म नहीं हो रहा, मतलब खाते पीते मतलब उनकी भूख भी मर जाती है, खाएं पिए तो उनको कोई भी असर नहीं होता। तो कहते हैं स्ट्रेस का क्या असर होता है डाइजेशन पे। कहते हैं स्ट्रेस नेगेटिवली इम्पैक्ट डाइजेशन इन सेवरल वेज ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम विच इंटरफेयर्स विद नॉर्मल डाइजेस्टिव प्रोसेस। मतलब स्ट्रेस का हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के साथ जो होता है असर होता है, और ये जब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो ये हमारे डाइजेशन के नॉर्मल प्रोसेस को भी क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। कहते हैं इट डाइवर्ट ब्लड अवे फ्राम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू मसल्स एंड द ब्रेन। ये क्या करता है, जब बंदा स्ट्रेस में होता है ना, तो ये जो ब्लड होता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम से दूर ले जाता है मसल्स और ब्रेन की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है, डाइजेशन का अमल बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन इतनी नहीं होती। स्ट्रेस की वजह से स्टमक के अंदर एसिड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, और फिर बंदे को सीने में जलन, बदहज़मी और अल्सर होने के भी खतरात क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस कैन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ हेल्दी गट बैक्टीरिया। जो हमारे गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उनको भी ये डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है,
हमारा इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा होता है, लेकिन ये जब बैक्टीरिया की इम्बैलेंसमेंट हो जाती है तो फिर ये क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रॉपर कर देते हैं और इम्यून फंक्शन को भी इम्प्रॉपर कर देते हैं। फिर बहुत सारी बीमारियां उस इंसान पे हमला कर देती हैं और फिर उससे बचना, जब इम्यून सिस्टम ही बचे वीक हो जाता है तो फिर इंसान का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर स्ट्रेस जो है, पढ़ाई में भी बच्चे आपने स्ट्रेस नहीं लेना, बस अपनी मेहनत करें। लेकिन आपको पता है कि मेहनत का अल्लाह ताला अजर ज़रूर देता है और मेहनत में बरकत भी है। मोटिवेटेड रहा करें किसी भी चीज़ का, भले वो स्टडी के रिलेटेड हो, फैमिली इश्यूज़ हो, कोई भी हो, कभी भी स्ट्रेस नहीं लेते। सेहत है तो जहान है, जान है तो जहान है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा और तमाम क्वेश्चंस की समझ भी आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।